हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये चौथा क्लास है हमारा। डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की किताब से हम जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये किताब आप जानते हैं कितना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सभी जितने भी प्रमाणित बुक है, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो चाहे अन्य राइटर की, है ना, जो अन्य अकादमी है उसका हो। ठीक है, लेकिन जो फेमस बुक है जितनी भी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कल आपको मैं लगभग 500 वन लाइनर जो है तथ्य बताया हूँ, फैक्ट बताया हूँ। ठीक है, उस बुक का नाम भी बताया हूँ जहाँ से मैं उसको लिया था। ठीक है, तो वो गौरवशाली इतिहास का एक बुक है, हेमू यदु का। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसको भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप सभी बुक को पढ़ना चाहते हैं, स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम में दे दिया हूँ। वहाँ से बुक डाउनलोड नहीं होता, बट आप जो है उसको उस पीडीएफ को वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी वहीं से इस बुक को जो है देखता हूँ, लिखता हूँ, उसके बाद आपके लिए लाता हूँ, इसीलिए समय लगता है वीडियो बनाने में। एक दिन के बाद एक दिन के बाद एक दिन भूगोल का लेके आता हूँ, एक दिन इतिहास का लेके आता हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्वयं मुझको पढ़ना पड़ता है। और हर पॉइंट को नहीं लिख सकता मैं इसमें, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कुछ बातें ऐसे हैं जो बेमतलब का दिए रहता है, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए थोड़ा समय लगता है कि क्या क्या पॉइंट ऐड करना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि लाइन टू लाइन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसीलिए सब चीज़ को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद लेके आता हूँ मैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहे। और कोशिश है कि आज से हम जो है 15 प्रश्न गणित का भी देखेंगे, 15 प्रश्न जो है रीजनिंग का भी देखेंगे, उसका अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि आपका अमीन पटवारी का जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, लगभग देखो 76.5% जो वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो केवल 23.5% है जो सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं, ठीक है, केवल सब्सक्राइब करके रखे हैं, पता नहीं कब देखेंगे। ठीक है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे रहता है। आप सोचेंगे कि एक महीना मैं तैयारी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो व्यापम है उसका कट ऑफ किस कदर ऊपर हाई जा रहा है ना। अगर आप 85 नंबर से कम लेके आते हैं तो आप मान के चलिए कि कहीं भी आप कंपटीशन में नहीं है अभी भी, क्योंकि अमीन पटवारी जैसा पोस्ट वो भी 50 पोस्ट ही है। अब उसमें आप अगर 85-86 नंबर लाते हैं तो भी आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 200-250 पोस्ट वाले एग्ज़ाम में जब 84-83 नंबर कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, 91 मार्क्स जा रहा है, किसको बोलते हैं 90 मार्क्स, मतलब 100 में 100 आपको बना कर रहा है। ये तब से हो रहा है जब विलोपित प्रश्न का जो आंसर है, मतलब नंबर है, सबको फ्री में दिया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा होगा तो हर पढ़ने वाले को नुकसान होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पांडुवंश का, है ना, पांडुवंश का अध्ययन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सरकपुरियों के पश्चात जो है कोसल प्रदेश में शासन करने वाला पहला महत्वपूर्ण राजवंश कौन होता है? पांडुवंश होता है। ठीक है, क्योंकि पांडु वंश जो है यहाँ के एक राजा जो सरकपुरियों के यहाँ क्या करते थे, एक दरबार में रहता था, वहीं सेवा करता था, और सरकपुरियों के जो है स्थिति का फायदा उठाकर, मतलब उसके कमजोरी का फायदा उठाकर इस वंश को लाता है जो कहलाता है पांडु वंश। और ये अपने आप को सोमवंशी भी कहते थे। क्या कहते थे? सोमवंशी कहते थे। पांडु वंश की दो शाखा चलती थी, ठीक है, और उसी दो शाखा को अलग अलग बताने के लिए एक को पांडुवंश कहा गया है, एक को सोमवंश कहा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसी पांडुवंश को हम सोमवंश के नाम से भी जानते हैं और पांडुवंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अमरकंटक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, या जो अमरकंटक क्षेत्र में निवास करते हैं, अमरकंटक क्षेत्र में, उनको सोमवंश कहते हैं, और इससे लगे अंचल पर शासन करने वाले सोमवंशी कहलाए। ठीक है, पांडुवंशी पांडवों से अपना संबंध बतलाना पसंद करते हैं, क्योंकि पांडु नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पांडव से संबंधित थे, इसीलिए ये अपना संबंध किससे बताते हैं? पांडव से बताते हैं। ठीक है, इस वंश के शासक तीवर देव का राजिम प्लेट 1785 ईस्वी में हमको प्राप्त हुआ था। तब से इस वंश के बारे में लोगों को, इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है, जब इसका प्लेट प्राप्त हुआ, राजिम प्लेट, तभी से इस वंश के बारे में क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है,
समय के साथ साथ परत दर परत इस वंश के ताम्रपत्र, शिलालेख हमको मिलता गया और जानकारी जो है अधिक से अधिक जानकारी होती गई इस वंश के बारे में। इस वंश, ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करने से पूर्व पांडु वंश का शासन केवल मैकल अंचल में था। ठीक है, मैकल वाला जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कवर्धा वाला जो एरिया है इधर राजनांदगांव कवर्धा, यहाँ मैकल पहाड़ी, इसी इसी पहाड़ी के आसपास जो है ये वंश निवास करता था, इसी को बोलते हैं मैकल अंचल। ठीक है, पांडु वंशियों ने पहली बार इस प्रदेश को कोसल प्रदेश और अपने आप को कोसलाधिपति कहा है। तो इनकी उपाधि ध्यान रखेंगे, कोसलाधिपति और सकल कोसलाधिपति, दो उपाधि आपको मिलेगा इनके वंश में। तो ये अपने आप को क्या कहा है, कोसलाधिपति कहा है। इसके ताम्रपत्र जो है सिरपुर से जारी किए गए थे। इनकी राजधानी सिरपुर मान्य की गई है, मतलब इनकी जो राजधानी कहाँ है, सिरपुर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनके ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या बताई गई है, सिरपुर बताई गई है। दक्षिण कोसल के पांडु वंशियों की एक शाखा उड़ीसा में भी शासन करती थी। इतिहासकारों ने दोनों को अंतर स्पष्ट करने के लिए एक को दक्षिण कोसल के राजवंश को पांडुवंश कहा और उड़ीसा के राजवंश को सोमवंश कहा। देखो, है ना, क्योंकि दोनों है पांडुवंश, बट अंतर करने के लिए ही क्या नाम दे दिया गया, एक को दक्षिण कोसल के पांडुवंश और दूसरे को उड़ीसा के सोमवंश नाम दे दिया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर पांडु वंशियों का शासन था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि पूरे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का शासन था। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आपको बस्तर क्षेत्र में इनका कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब न ही इनका ताम्रपत्र मिला है, न ही इनका कोई शिलालेख मिला है, इसीलिए इसको बस्तर क्षेत्र में ये शासन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बस्तर अंचल पर उनके शासन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। पांडु वंश के ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखेंगे। कौन सी लिपि का, पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपको सरबपुरी वंशों में भी मिलेगा ये पेटिका शीर्ष लिपि, इसको भी ध्यान रखेंगे। शिलालेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है ना। जो ताम्रपत्र है उसमें पेटिका शीर्ष लिपि और जो शिलालेख है उसमें किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है। दो भिन्न लिपियों का प्रयोग पांडु वंशियों ने किया है। ठीक है, इस वंश के प्रतापी शासक तिवर्दे का काल डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री 660 ईस्वी, डॉक्टर पी.एल. मिश्रा 650 ईस्वी, वी मिरासी 550 ईस्वी के शासनकाल का प्रारंभ मानते हैं। मतलब इनका जो शासनकाल है अलग अलग बताते हैं सभी जो इतिहासकार है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शासक उदयन के बारे में। पांडु वंश के शासक के क्रम में पहला नाम उदयन का आता है। ठीक है, इसको आदि पुरुष भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये इनका आदि पुरुष था या ये पहला शासक था, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलता। बस इनका जो नाम है वो ताम्रपत्र में हमको देखने को मिलता है, ताम्रपत्र बोलता हूँ यहाँ, मतलब उनके जो वंशावली दिया है वहाँ इनका नाम देखने को मिलता है। बट इनका शासनकाल कितना लंबा रहा होगा या ये कितना दिनों तक शासन किया है ना, या कैसे ये राजा बना, कहाँ से आके बना, इसकी जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, तो पांडु वंशियों के शासनकाल में पहला नाम उदयन का आता है। इसका कोई ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ, इनका स्वयं का ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ कहीं से भी। ठीक है, दूसरे के ताम्रपत्र शिलालेख वगैरह में इनका नाम देखने को मिलता है, क्रम देखने को मिलता है, बट ये जो है स्वयं का इनका कोई भी ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उत्तराधिकारियों के लेखों में उसका नाम आया है। ठीक है, कालिंजर उत्तर प्रदेश ने सेंट्रल प्रोविंस के जुड़े भागों पर उसका शासन था। दक्षिण कोसल पर उसने सैनिक अभियान किया, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इसके बारे में कोई भी ज़्यादा प्रमाण हमको नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से कोई सीधा संबंध उदयन का नहीं बनता है, ध्यान रखें। ठीक है, कि उदयन का नाम तो जरूर आता है, बट उदयन जो है छत्तीसगढ़ में शासन किया होगा ऐसा कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है, इसीलिए इसको आदि पुरुष कहते हैं। यहीं से जो है इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो यहाँ आए होंगे और जो है शासन प्रारंभ किया है, इसीलिए इसके बाद के जितने भी उत्तराधिकारी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदयन को इसीलिए हम आदि पुरुष मानते हैं, या सोमवंश या पांडु वंश का क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं इंद्रबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रबल। इंद्रबल ही एक ऐसा शासक था जो समय से अच्छे समय तक राज किया है, साथ ही कुछ नगर वगैरह बसाया है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उदयन का पुत्र कौन होता है, इंद्रबल होता है, जो पांडु वंश का पहला व्यक्ति है जिसने दक्षिण कोसल के कुछ भागों पर शासन किया होगा। ठीक है, भरत बल भी इंद्रबल का ही नाम है, याद रखेंगे। भरत बल, इंद्रबल को ही भरत बल भी कहते थे। ठीक है, तो भरत बल ही इंद्रबल का ही नाम है।
उसका विवाह कौशल की राजकुमारी लोक प्रकाशक से हुआ है। कल बताया था मैं 500 वाला फैक्टर में कि लोक प्रकाशक का विवाह भरत बल से हुआ था। ठीक है, जो अमरार्य कुल की राजकुमारी थी, अमरार्य कुल की राजकुमारी थी। कुछ इतिहासकारों ने व्याघ्रराज को भी इस कुल का माना है। ठीक है, इसका माना है, व्याघ्रराज को इस कुल का माना है, लेकिन कुछ लोग उसको सरबपुरी वंश का मानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो व्याघ्रराज को लेके बहुत ज्यादा मतभेद है। कोई पांडु वंश का मानता है, कोई सरबपुरी वंश का मानता है, कोई नल वंश का मानता है। तो अलग अलग उसमें दिया है। अभी तक कि किस वंश का है एकदम निश्चित नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो कोई पांडु वंश में लिख दिया है, कोई सरबपुरी वंश में लिखा है। इंद्रबल सरबपुरी सुदेवराज के यहाँ सर्वाधिकारीकृत का पद पर कार्य करता था। मतलब एक जो है छोटे से पद में कार्य करते करते इतने बड़े पद में पहुंच गया कि इनको सर्वाधिकार, ठीक है, मतलब सभी अधिकार इनको प्रदान किया गया था, इसीलिए इसको सर्वाधिकारीधिकृत कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इंद्रबल को खरौत के आसपास का भाग शासन के लिए सौंपा गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो लोक प्रकाशा है ना, वो इंद्रबल की बहन रही होगी। ठीक है, तो इंद्रबल की बहन रही है, मतलब लोक प्रकाशा का जब विवाह हुआ है ना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इंद्रबल के साथ तो उनका विवाह हुआ था लोक प्रकाशा का। कहीं ना कहीं ये जो है सरबपुरी के जो नाम मैं भूल रहा हूँ, एक महिला का नाम आता है। तो सरबपुरी में ना कहीं इनका रिलेशन था इंद्रबल का, इसीलिए जो इंद्रबल है ना सरबपुरियों के यहाँ जो है कार्य करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं सरबपुरी वंश और पांडु वंश का एक रिलेशन रहा होगा, और जो इंद्रबल है उनको जो है दरबार में नियुक्त किया गया था, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण इंद्रबल जो है सरबपुरियों के यहाँ कार्य करता था, और कार्य करते करते इनको ऐसा पद दिया था, मतलब सभी अधिकार वाला पद इनको दे दिया था। साथ ही खरौस के आसपास जो है शासन करने के लिए इनको जगह सौंप दिया गया था। ठीक है, तो इंद्रबल को खरौत के आसपास के जो भाग है वहां शासन करने के लिए सौंपा गया था। खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने कराया था। खरौत के बसाया कौन था? इंद्रबल। खरौत को बसाया कौन था? इंद्रबल। और खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ईशान देव ने। इसी मंदिर को लाखाचौर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें 1,00,000 छिद्र है, और कहते हैं कि 1,00,000 के यहाँ चावल के दाने जो है चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए इसको लाखाचौर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि एक इंद्रबल एक स्वतंत्र शासक था। ठीक है, इसने अपने नाम पर इंद्रपुर नगर बसाया। ठीक है, यही इंद्रपुर वर्तमान में क्या कहलाता है? खरौत कहलाता है। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का शिव या विष्णु से कोई भी संबंध नहीं है, नाम जरूर लक्ष्मण है। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लेकिन ये शिव जी की मंदिर है, ध्यान रखेंगे, कोई भी विष्णु मंदिर नहीं है। सामान्यतः हम लक्ष्मण मंदिर को विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं, बट ये जो लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर मंदिर है, लाखाचौर मंदिर है, ये शिव जी का एक मंदिर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ बातें यहाँ आपको ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रबल के बारे में। ठीक, वस्तुतः यहाँ की परंपरा के अनुसार इस मंदिर में 1,00,000 चावल चढ़ाना चाहिए, और 1,00,000 की संख्या के आधार पर इस मंदिर को लखनेश्वर मंदिर, लाखाचौर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार DC सरकार ने लिखा है, क्योंकि इंद्रबल अपने पिता उदयन का राज्य प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए वह कौशल आया तथा सुदेव राज के यहाँ जो है चाकरी कर ली। धीरे धीरे वह शक्तिशाली हो गया तथा सुदेव राज के पश्चात प्रवर राज को गद्दी से हटाकर वो जो है स्वयं पांडु वंश का क्या कर ली? स्थापना कर ली। ठीक है, ऐसा कौन बोलते हैं? DC सरकार बोलते हैं। DC सरकार जी कहते हैं कि जो इंद्रबल है उदयन का राज्य जो है, अपने पिता का राज्य जो है नहीं पा सका, इसलिए वो स्वयं जो है यहाँ आके कार्य करने लगा। और कैसा काम किया कि दूसरे यहाँ ये नौकरी करने लगे, मतलब सुदेव राज के यहाँ नौकरी करने लगे, और इनकी कार्य इतना पसंद आया कि इनको धीरे धीरे जो है बड़ा पद प्राप्त हो गया। और बड़ा पद जब प्राप्त हुआ तो ये मौके का फायदा उठाया, और सुदेव राज के पश्चात जो शासक बना प्रवर राज, उसको गद्दी से हटा दिया, और गद्दी से हटाने के बाद स्वयं जो है अपना एक वंश स्थापित कर लेता है। ठीक है, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार व्याघ्रराज के शिलालेख से ज्ञात होता है कि सरबपुरी राजवंश अमरार्य कुल था। इसको हम जानते हैं अमरज कुल, अमराज कुल सरबपुरी वंश को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार सुदेव राज तथा लोक प्रकाशा एक ही कुल के थे। ठीक है, ये स्वाभाविक है कि इंद्रबल लोक प्रकाशा का पौत्र था। ठीक है, ऐसा ये बताते हैं। ठीक है, इंद्रबल जो है लोक प्रकाशक का पौत्र था, इस नाते सुदेव राज के दरबार में अच्छी नौकरी या
कहे महामंत्री के पद पर नियुक्ति प्राप्त की होगी। हाँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक संबंध बताते हैं, एक रिलेशन बताते हैं। मैंने कहा ना कि इनके इंद्रबल को लेकर अभी भी मतभेद है, अभी भी क्लियर नहीं है कि इंद्रबल का क्या संबंध था या इंद्रबल कैसे पहुंचा सुदेवराज के दरबार में, ये अभी भी क्लियर नहीं है। तो कुछ इतिहास का संबंधित करते हैं कि भाई दोनों का रिलेशन रहा होगा कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं कि ये स्वयं के बल पर नौकरी किया होगा, ठीक है। तो दो ही प्रकार से उनके दरबार में जा सकते हैं, या तो स्वयं नौकरी करेगा तब, या तो उसका रिश्तेदार होगा तब, ठीक है। तो दोनों रिलेशन इसको जोड़कर देखते हैं, अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट हमको याद रखना है उद्यान, उद्यान के बाद इंद्रबल, ठीक है, याद रखेंगे इंद्रबल। और इंद्रबल के कुछ जो कार्य है कि इंद्रबल ने इंद्रपुर बसाया, जिसको खरौत के नाम से जानते हैं, उसके बेटा ईशानदेव होता है, ईशानदेव जो है लखनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्वी कौशल पर नजर रखने के लिए महानदी के तट पर खरौत के क्षेत्र में उसे इंद्रपुर नगर की स्थापना की, जो इस विषय का प्रमुख केंद्र था। सुदेवराज की मृत्यु के बाद सरपुर पर सुरबल के राज्य की स्थापना हुई। किसके राज्य की स्थापना हुई? सुरबल के राज्य की स्थापना हुई। और सुरबल कौन था? इंद्रबल का चाचा। सुरबल कौन था? इंद्रबल का चाचा। तो प्रवरराज तथा सुरबल का आपस में युद्ध हुआ था, जिसमें इंद्रबल ने चाचा सुरबल का साथ दिया और प्रवरराज को पराजित कर दक्षिण कोसल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको देखने को मिलता है कि इंद्रबल का चाचा सुरबल, ठीक है, सुरबल और प्रवरराज का युद्ध हुआ, लेकिन इंद्रबल ने सुरबल का साथ दिया, सुरबल का साथ दिया और दक्षिण कौशल पर अपना अधिकार ये जमा लिया, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, समय व कर्ता में बदलाव आता है, घटना वही रहती है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एग्जाम में इसको ना लाइन टू लाइन लिखा गया है। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, समय व कर्ता में बदलाव आता है, घटना वही रहती है। सरबराज ने अपने स्वामी वाकाटकों के साथ जो किया, उनकी पारिवारिक कहल का लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक बन बैठा, वैसा ही इंद्रबल ने सरबपुरियों के साथ किया। सरबपुरियों का विश्वास पात्र बनकर उच्चतम पद प्राप्त करता है और उच्चतम पद प्राप्त करने के बाद सरबपुरी वंश के शासकों को परास्त कर स्वयं पांडु वंश का स्थापना कर लेता है। मतलब समय देखो, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जैसा सरबराज ने किया था वाकाटकों के साथ, वैसा ही इंद्रबल ने किया सरबपुरियों के साथ। बस इतिहास घटना वही है, बट उसमें समय 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 लगा, अलग समय था, और करने वाला कोई अलग था। तो वही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हमेशा होता है, आज भी होता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ बदला लेते हैं, ठीक है, या बदले की भावना रखते हैं, तो अन्य आपकी पीढ़ी जो आएगी वो भी वैसे ही रखेगी, बस समय अलग रहेगा, कर्ता अलग रहेगा, करने वाला, ठीक है। तो इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब बात करते हैं नन्नदेव प्रथम। इंद्रपल के बाद उसका उत्तराधिकारी नन्नदेव प्रथम बना। प्रमाण नहीं है, तर्क है। नन्नदेव प्रथम इंद्रबल का छोटा भाई था, ठीक है, कोई भी प्रमाण नहीं है, बस तर्क लगाया गया कि नन्नदेव प्रथम इंद्रबल का छोटा भाई था। आरंग शिलालेख में नन्नदेव के लिए नृप शब्द, नृप मतलब राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। ईशान देव जो कि इंद्रबल का पुत्र था, उसके द्वारा खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर को कुछ गांव दान दिए गए थे। इससे अनुमान लगता है कि इंद्रबल के पश्चात ईशान ही राजा बना होगा, ठीक है। कुछ लोग ईशान देव को बोलते हैं, कुछ लोग नन्नदेव प्रथम को बोलते हैं। तिबरदेव जो कि नन्नदेव प्रथम का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। पांडुवंश के लेखों के अनुसार पांडुवंश का क्रम नन्नदेव प्रथम से प्रारंभ होता है या चलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष स्वरूप से कहा जा सकता है कि कौशल पर नन्नदेव प्रथम, भौदेव और ईशानदेव तीनों शासन कर रहे थे, मगर एक समय ऐसा आया जब नन्नदेव कौशल पर नन्नदेव प्रथम ही जब एक समय ऐसा आया जब नन्नदेव प्रथम कौशल पर नन्नदेव प्रथम ही संपूर्ण पांडु साम्राज्य का अधिपति बन गए। मतलब तीनों शासन कर रहे थे, और ऐसा हुआ होगा कि भौदेव और ईशानदेव को ये पराजित कर दिया होगा, और पूरे पांडु वंश पर कौन शासन करने लग गया? नन्नदेव प्रथम जो है शासन करने लग गया। यह स्थिति या तो दोनों शासकों को परास्त कर, या तो दोनों शासकों की मृत्यु हो जाने के पश्चात आई होगी। निश्चित रूप से नहीं कहा सकता कि घटना क्या घटी है, ठीक है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा है, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नन्नराज प्रथम के शासन के अंतर्गत उसके दोनों भाई ईशानदेव, भौदेव रणकेसरी शासन कर रहे थे। भौदेव रणकेसरी के नाम से जानते हैं, तो भौदेव रणकेसरी शासन कर रहे थे, ठीक है। मतलब तीनों भाई का शासन रहा होगा, है ना। नन्नदेव प्रथम उसके बाद पूरा साम्राज्य में शासन किया, उसका एक ही कारण हो सकता है, या तो वो दोनों भाई से लड़ा होगा, या तो दोनों भाई की मृत्यु हो गई होगी, ठीक है। भौदेव भांडक क्षेत्र में ईशानदेव
खरौच क्षेत्र में, भौदेव जो है भांडक क्षेत्र में, ईशान देव खरौच क्षेत्र में, जबकि नन्नराज जो है सिरपुर के क्षेत्र में, मतलब राजधानी के क्षेत्र में जो है अपना शासन स्थापित किया हुआ था। अब हम बात करते हैं महाशिव तीवरदेव के बारे में। नन्नराज प्रथम के पश्चात उसका पुत्र तीवरदेव गद्दी पर बैठा। 3 ताम्रपत्रों के द्वारा उसके शासनकाल की पुष्टि होती है। महाशिव तीवरदेव के रूप में उसका वर्णन ताम्रपत्रों में मिलता है, जबकि मुद्रा में तीवरदेव लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीवरदेव या तीवरदेव है ना, तीवर या तीवरदेव उसके ही नाम थे। महा शिव की शाही उपाधि थी, अभिषेक के पश्चात जोड़ी गई। पांडुवंशियों ने नाम के पूर्व महा लगाने की परंपरा सरपुरी वंशियों से ली है। तीवरदेव से यह प्रारंभ हुआ। ठीक है, महाशिव तीवरदेव बोलते हैं। ठीक है, अब बोल सकते हैं राजाधिराज या अधिराज की उपाधि नन्नदेव की थी, ध्यान रखेंगे। तो नन्नदेव कौन सी उपाधि धारण करते थे, राजाधिराज या अधिराज की उपाधि नन्नदेव जो है धारण करते थे। आरंग शिलालेख से इस बात की जानकारी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि तीवरदेव संप्रभु था, उसका कोई स्वामी नहीं था, मतलब स्वतंत्र था। ठीक है, राजा की मुद्रा में उसे कोसलाधिपति रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसको कोसलाधिपति कहा गया, ध्यान रखेंगे। इंद्रबल के काल में छोटा सा भाग पांडु वंशियों के अधिकार में आया था, वह तीवरदेव के काल में पूर्णतः प्राप्त हो चुका था। ठीक है, मतलब इंद्रबल जिस समय शासन कर रहा था तो छोटा सा भाग जो है पांडु वंश के अधिकार में था, बट जब जिस समय तीवरदेव शासन करने लग गया तो पूरा अधिकार है ना, तो जितना बड़ा साम्राज्य है, मतलब अभी वर्तमान साम्राज्य इस समय ये शासन कर रहा था, तो पूरा साम्राज्य जो है तीवरदेव के शासनकाल में ही आया होगा। ठीक है, कोसल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े प्रमुखों को उसने अधीनता स्वीकार कराई। न केवल दक्षिण कोसल वरन उसने उससे लगे हुए उड़ीसा व अन्य भागों पर भी तीवरदेव ने सैन्य अभियान किया। मतलब ये जो है अपना साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। ये उड़ीसा के आसपास क्षेत्रों तक भी जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नंदराज द्वितीय के अड़भार ताम्रपत्र से याद होता है कि उसके पिता तीवरदेव ने कोसल संपूर्ण के अलावा उत्कल और अन्य प्रांतों पर भी शक्ति के बल पर जो है विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसीलिए उधर के लोग क्या कहलाते थे, त्रिकलिंगाधिपति कहलाते थे। ठीक है, डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री ने लिखा है, असंदिग्ध रूप से पांडु नरेश तीवरदेव अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और कई सैन्य अभियानों से में अपने को लगाया हुआ था। मतलब ये बहुत ज्यादा सैन्य अभियान कर रहे थे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तीवरदेव ने थोड़े समय के लिए ही सही मगर उड़ीसा के एक भाग पर अपना शासन स्थापित किया। तीवरदेव के पुत्र नंदराज द्वितीय उत्कल मंडल पर शासन करने का दावा नहीं करता। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो है उत्कल मंडल उड़ीसा तट पर जो है शासन करने का दावा नहीं करता। तीवरदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था, परम वैष्णव के रूप में उसकी उपाधि प्राप्त होती है। ठीक है, उनको उपाधि मिला था परम वैष्णव, ध्यान रखेंगे। तो वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था। अपनी राजमुद्रा में गरुड़ उत्कीर्ण करवाया हुआ था। तीवरदेव ने दक्षिण कोसल पर दृढ़ शासन व साम्राज्य स्थापित किया था, जो उसके पश्चात उसके राजवंश के पास रहा, ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण कोसल पर जो है ये एक प्रकार से अपना शासन स्थापित किया हुआ था और इसके बाद जितने भी इसके शासक आए वो इसी जगह पे जो है शासन किए। ठीक है, तीवरदेव की बोड़ा ताम्रपत्र रायगढ़ जिले के बोड़ा ग्राम में 1958 ईस्वी को प्राप्त हुआ है। में राजा का गौरवगान करते हुए उसे पंच महाशब्द की उपाधि प्राप्त शासकों द्वारा चरण में लौटते पुड़ते बतलाया गया है। ठीक है, पंच महाशब्द से सम्मिलित महाप्रतिहार पिदा, महासंधि विग्रह, महाश्वशाला, महाभंडारगार, महासाधन भाग का बोध होता है। कलहन की राजतरंगिणी से ये देखने को मिलेगा। तीवरदेव की एक पुत्री थी जिसका विवाह नन्नराज से हुआ। अब ये जो नन्नराज है उसका दामाद है, मतलब पिता का नाम, ठीक है, पुत्र का नाम और उसके दामाद का नाम क्या था, नन्नराज। तो तीवरदेव की पुत्री थी जिसका विवाह किसके साथ हुआ, नन्नराज से हुआ। संयोग है कि पुत्र और दामाद दोनों का नाम क्या था, नन्नराज था। दामाद नन्नराज को तीवरदेव ने पंच महाशब्द की उपाधि दे दी थी। पंच महाशब्द जो ये 5 नाम आता है उसकी उपाधि किसको दी थी, अपने दामाद को दी थी। तीवरदेव विष्णुकुंडी माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते करते मारा गया, ध्यान रखेंगे। तो माधव वर्मन से युद्ध करते करते तीवरदेव मारा गया 565 ईस्वी के आसपास। ठीक है, चलिए अब नन्नराज द्वितीय के बारे में बात करते हैं। अड़वार ताम्रपत्र की प्राप्ति से पूर्व तक यह धारणा थी कि तीवरदेव पुत्र विहीन था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई चंद्रगुप्त पांडुवंश का उत्तराधिकारी बना। लेकिन जैसे ही अड़वार ताम्रपत्र ज्ञात हुआ, नन्नराज तीवरदेव का पुत्र था
उसने अपने दादा के नाम पर नन्नराज को अपनाने के कारण नन्नराज द्वितीय के रूप में जाना गया। ठीक है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार तीवर देव का एक पुत्र भी था जिसका नाम नन्नराज था। ठीक है। पितामह के नाम पर भी इनका नाम नन्नराज रखा गया। दोनों में भिन्नता स्पष्ट करने के लिए प्रथम और द्वितीय लगाया गया है। अपने पिता तीवरदेव के बारे में अड़भाड़ ताम्रपत्र में अधिक लिखते हैं और अपने बारे में बहुत कम इन्होंने लिखा है। नन्नराज, जिसे महानन्नराज भी कहा जाता था, अपने बारे में लिखते हैं या उल्लेखित करवाया है कि भगवान विष्णु का वह परम भक्त है। स्वपराक्रम से उसने कौशल पर अधिकार प्राप्त किया। अति योग्य पिता का अति योग्य पुत्र अपने को बतलाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नन्नराज ने उत्कल का भाग खो दिया था, लेकिन वर्तमान महाराष्ट्र की ओर अपना साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया और कहाँ तक किया, वर्धा नदी तक बढ़ा लिया था। इस कार्य में उसके सामंत देवरक्षित ने उसका साथ दिया। ध्यान रखेंगे, इस कार्य में किसने साथ दिया था, देवरक्षित ने उसका साथ दिया था। इस बात की जानकारी हमको होते हैं सेनक पाक अभिलेख से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं चाचा चंद्रदेव, है ना। तो चंद्रगुप्त महाश्रीगुप्त तीवरदेव का छोटा भाई था। ठीक है, तीवरदेव का भाई था चंद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त महाश्रीगुप्त तीवरदेव का छोटा भाई था। सिरपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठते समय परेशानियों का सामना करना पड़ा था। विष्णुकुंडी ने माधव वर्मन से युद्ध में संभवतः तीवरदेव मारा गया था। ठीक है, गद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त को अपने सामंतों को काबू में रखना था। माधव वर्मन द्वारा जीते गए प्रदेशों को फिर से प्राप्त करना था। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से यह कार्य तो संपन्न किया और अपने पुत्र हर्षगुप्त को उस क्षेत्र का शासक नियुक्त कर दिया। चंद्रगुप्त को शासन करने के लिए मात्र 5 साल मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हर्षगुप्त। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र हर्षगुप्त शासक हुआ। हर्षगुप्त के रूप में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, हर्षदेव, हर्षगुप्त, चंद्रदेव, चंद्रगुप्त, ऐसा आपको उल्लेख मिलेगा। पूर्वी कौशल प्रदेश पर इसका शासन था। मौखरी सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा से इसकी शादी हुई थी। एक शक्तिशाली व प्रतिष्ठित राजवंश की कन्या से विवाह कौशल के राजा को और अधिक महत्व दिलाने वाला था। ठीक है, क्योंकि भाई इतना बड़े राजा की बेटी से आप शादी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका भी तो कहीं ना कहीं जो पद है वो उच्च रहा होगा, तभी तो विवाह हुआ है। ठीक है, हर्षगुप्त की मृत्यु जल्दी हो गई। हर्षगुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इनकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर बनवाया गया, जो आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ लक्ष्मणेश्वर लिखा हुआ है, बुक में लक्ष्मणेश्वर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, जो ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाश्रीगुप्त बालार्जुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। पांडु वंश का अगर कोई शासक है जिसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो वो है महाश्रीगुप्त बालार्जुन। ठीक है, बहुत बड़ा कार्यकाल है इसका। ठीक, महाराज हर्षगुप्त या नन्नराज द्वितीय के पश्चात पांडु वंश का राजा बालार्जुन हुआ। महा की उपाधि उसने भी धारण की। शिव की उपाधि तीवरदेव ने धारण की थी, उसी का पालन किया। गुप्त शब्द का उपयोग चंद्रगुप्त के काल में प्रारंभ हुआ। बाल्यकाल से ही पांडववंशी अर्जुन की भांति जो बालार्जुन है वो अर्जुन की तीर है ना, तीर चलाने में माहिर था, इसलिए बालार्जुन कहलाया। मतलब अर्जुन के समान होने के कारण या तीर विद्या में पारंगत होने के कारण ये क्या कहलाया, बालार्जुन कहलाया। ठीक है, इस वंश के शासक सर्वाधिक ताम्रपत्र व शिलालेख प्राप्त हुए इनका। इसका जो शासन काल है महाश्रीगुप्त बालार्जुन का 60 साल का था। ठीक है, इस शासक का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 60 साल तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, अगर इनका शासन काल इतना अच्छा था तो इनका सिक्का अभी तक नहीं मिला, ये आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है वह है इसके पिता का नाम हर्षगुप्त और माता का नाम वाष्टा देवी था। श्रीगुप्त बालार्जुन के शासन क्षेत्र के अंतर्गत न केवल कौशल वरन संबलपुर, कालाहांडी आदि उड़ीसा के कुछ भाग भी आते थे। दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार के दौरान बालार्जुन को भी हराया था। सजन ताम्रपत्र में कौशल विजय का उल्लेख मिलता है। यदि पराजित हुआ भी होगा, है ना, यदि बालार्जुन पराजित हुआ भी होगा, लेकिन अपने कौशल प्रदेश को वो बचाने में जो है कामयाब रहा। ठीक है, बालार्जुन की राजधानी सिरपुर थी। वेनसांग जब यहाँ आया था तब भी यही राजा हुआ था, मतलब यही राजा था उस समय जब वेनसांग आया था।
क्षत्रिय जाति बौद्ध मतावलंबी शासक वेनसांग ने लिखा है, बौद्धों के प्रति बालार्जुन की सहिष्णुता से वेनसांग भ्रमित हुआ। बालार्जुन स्वयं मतावलंबी था। इसके समय से ही वंश पांडु वंश के स्थान पर सोम वंश प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जब वेनसांग आता है वो देखता है कि भाई बालार्जुन के शासन काल में बौद्ध लोग को इतना संरक्षण प्राप्त हुआ है, साथ ही सभी धर्म के लोगों को इतना संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसको देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ। साथ ही इसी समय जो पांडु वंश है उसी को क्या कहा जाने लगा, सोम वंश कहा जाने लगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतावलंबी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति ये सहिष्णु थे, मतलब किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, इसी के काल में राजा विलासतुंग ने पांडु वंश का नाश किया, ऐसी संभावना है। ठीक है, जब महाश्रीगुप्त बालार्जुन का शासन था उसी समय राजा विलासतुंग ने पांडु वंश का नाश किया, ऐसा इतिहासकार जो है सोचते हैं। 675 से लेकर 700 ईस्वी के बीच यह हुआ होगा। इसी के समय सिरपुर में बौद्धों का बड़ा केंद्र विकसित हुआ। उसका मामा भास्कर वर्मन, ध्यान रखेंगे, उसका मामा भास्कर वर्मन सिरपुर में ही रहता था और बौद्ध मतावलंबी था। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बालार्जुन की मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान, वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया। याद रखेंगे, इसका गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान, वृषभ और त्रिशूल का अंकन कराया। ये दोनों शिव से संबंधित चिन्ह हैं। महाश्रीगुप्त बालार्जुन का दीर्घकालीन शासन काल शांति व विकास का काल था। पांडु वंश का स्वर्ण युग भी इनके काल को कहा जाता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आज भी उसकी गौरव गाथा करता है। लक्ष्मणेश्वर लिखा है लेकिन ये लक्ष्मण मंदिर है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बुक में लक्ष्मणेश्वर लिखा हुआ है इसलिए वैसा लिखा हुआ है, लेकिन इसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आज भी उसकी गौरव गाथा करता है। बौद्ध मंदिर बौद्ध विहार से भी वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का भान होता है। अपने दरबार में वह विद्वानों को जो है आश्रय देता था। इसके दरबार में कवि भी रहते थे, तो महाकवि ईशान जो है इनके दरबार में रहते थे। जिन्होंने ईशान ने ही क्या लिखा है, इनके शिलालेखों को लिखा है। ठीक है, तंत्र साधक केंद्र के रूप में सिरपुर को जाना जाता है। ठीक है, बालार्जुन बाल्यावस्था में ही राजा बन गए थे। उन्होंने लगभग 60 सालों तक शासन किया। सीमावर्ती बस्तर में नल वंश का शासन था। जिस समय ये शासन कर रहा था उस समय बस्तर में कौन शासन कर रहे थे, नल वंश लोग शासन कर रहे थे। चीनी यात्री वेनसांग ने 630 से लेकर 644 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी, है ना, मतलब 630 से लेकर 644 ईस्वी के मध्य जो ये भारत आए थे। ठीक है, यह तिथि बालार्जुन के काल के निर्धारण में महत्वपूर्ण साबित होती है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के युद्ध में जो संभव 612 ईस्वी में हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय जो है विजय हुआ था। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन और किसके बीच, पुलकेशिन द्वितीय के बीच, और पुलकेशिन द्वितीय जो है विजय हुआ था। 634 ईस्वी में एहोल शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। ऐसी संभावना बनती है कि दक्षिण कौशल के बालार्जुन ने भी हर्ष का साथ दिया होगा। ठीक है, जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन है, जब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ तो इन्होंने हर्षवर्धन का साथ दिया होगा, ऐसा अनुमान है। इसीलिए पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को पराजित किया तो उसने बालार्जुन को भी पराजित किया था। लेकिन बालार्जुन क्या किया, अपने दक्षिण कौशल वाले क्षेत्र को बचा कर रख लिया। मतलब ऐसा हुआ कि अपने क्षेत्र को हारा नहीं। युद्ध तो जरूर हार गया क्योंकि वो मिलकर युद्ध कर रहे थे हर्षवर्धन के साथ। हर्षवर्धन पराजित हुआ तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन भी पराजित हो गया, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को बचाकर रखा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। महाश्रीगुप्त बोड़ा ताम्रपत्र की तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह ताम्रपत्र पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष के युद्ध के पश्चात का है। यह ताम्रपत्र अंचल पर श्रीगुप्त के अधिकार को प्रमाणित करता है। महाश्रीगुप्त ने विंध्य प्रदेश के बड़े भाग, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर के भाग के साथ साथ उड़ीसा के संबलपुर जिले के कुछ भाग पर शासन किया। तीवरदेव द्वारा दक्षिण कौशल में साम्राज्य स्थापना व विस्तार का जो कार्य प्रारंभ किया गया था उसे महाश्रीगुप्त ने सुदृढ़ किया। मतलब तीवरदेव जैसा साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया था उसको बालार्जुन ने आगे बढ़ाकर रखा, साथ ही वो भी साम्राज्य का पूरी तरह से विस्तार कर लिया था। हर्ष व पुलकेशिन जैसे उत्तर व दक्षिण भारत की शक्तियों के काल में श्रीगुप्त ने दक्षिण कौशल पर अपना अधिकार बनाए रखा। यह क्रम प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे इतिहासकार कि भाई जब उत्तर और दक्षिण में बड़े बड़े राजाओं का जो आधिपत्य स्थापित था उस समय जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन है वो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था, तो क्या ये प्रशंसनीय नहीं है?
बिल्कुल प्रशंसनीय है। भाई जब इतना बड़ा जो साम्राज्य है, इतना बड़ा जो शासक थे जो उत्तर और दक्षिण में शासन कर रहे थे, हमारा छत्तीसगढ़ का वाला जो भाग था उस समय ज़्यादा उतना वो नहीं था, फिर भी यहाँ के जो लोकल राजवंश है वो शासन कर रहे थे, पांडु वंश। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वो हर्ष के साथ मिलकर पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़ाई करता है। हालांकि वो हार जाता है, हर्षवर्धन जब हारा तो जो महासेनापति बालार्जुन भी हार गया, लेकिन अपने साम्राज्य को बचा के ही रखा था, ये बात बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लंबा शासन का जल कल्याणकारी था, ध्यान रखेंगे। भाई 60 सालों तक शासन कर रहे कोई व्यक्ति, तो आपको समझना ही चाहिए, नहीं तो लोग उनको उनके पद से हटा देते या लोग उनके विरोध करने लग जाते। 60 साल तक शासन का होना है ना, अपने आप को बताता है कि कितना महत्व था उनका, मतलब उनके उनके जो प्रजा है उनके बात को मानते होंगे। ठीक है, आप देखते हैं एक सामान्य सब देखेंगे अपने अभी गांव में कि भाई कोई अगर सरपंच बना है, कोई विधायक बने हैं, उनका अगर कार्यकाल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक वो बनते ही जाएगा, अगर कार्यकाल अच्छा नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो शासन काल था जन कल्याणकारी था, इसीलिए तो इनके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, चित्रगुप्त बालार्जुन इस 55 ईस्वी के लगभग बालार्जुन का शासनकाल समाप्त हुआ। किसी ठोस प्रमाण के अभाव में उसके उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बालार्जुन के बाद कौन राजा बना, इसके बारे में कुछ भी प्रमाण उपस्थित नहीं है, इसीलिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन बालार्जुन के एक भाई रणकेसरी और एक पुत्र शिवनंदी का उल्लेख आलेखों में मिलता है। बालार्जुन का विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों के घर जैसा ढह गया। उस शताब्दी तक रणकेसरी व शिवनंदी का शासन रहा होगा। साम्राज्यवादी चालुक्यों के प्रहार से वे बच नहीं सके। इनकी कमजोर स्थिति का लाभ नलवंशी शासकों ने उठाया और दक्षिण कोसल में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी लिखते हैं, कम से कम दक्षिण कोसल तथा पश्चिम कोसल क्षेत्र पर नलों ने आधिपत्य स्थापित हो गया। यह सब 675 से लेकर 700 ईस्वी के बीच हुआ होगा। ठीक है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का पांडु वंश। मैं समझता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा जो कि बताया हूँ। बुक को अगर आप पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार बिहार जी का, तो आपको कुछ एक लाइन ऐसा मिलेगा जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ना बुक ऐसा लिखा गया है, ऐसे लैंग्वेज में लिखा गया है, कभी कभी बीच बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आपको समझ नहीं आएगा, या जो शब्दों का क्रम है ना ऊपर नीचे है। ठीक है, तो उसको समझने में आपको कठिनाई हो सकती है, जिसको मैं सरल से सरल बनाने की कोशिश किया हूँ कि क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बारे में उन शब्दों का अर्थ निकाल कर आपको बताने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे 7-8 साल हो गया पढ़ाते हैं ना, तो मुझे तो इतना तो समझ है। मैं बहुत सारे बुक पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संबंध बनता है कि कैसे कैसे अन्य इतिहासकार भी लिखे हैं, इस कारण मुझे समझाते आपको बनता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी बुक पढ़े बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे से पढ़े, शब्दों की महत्ता को समझे वहाँ, क्योंकि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसा लिखा है अगर आप उसका अर्थ नहीं समझते तो आप जो है गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए शब्दों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि एक एक शब्द का, हिंदी के एक एक शब्द का बहुत वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए, अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो बिल्कुल उसका वीडियो मैं लेके आऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे अभी अमीन पटवारी के लिए हम लगभग सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेके आएंगे, है ना। इंडियन वाला पोर्शन को हम MCQ के माध्यम से जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।